नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, विदित है कि हम लोगों ने एसएससी जीडी और कांस्टेबल का बैच चला रखा और बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से हम तैयारियों में लगे पड़े हैं। ठीक है, देखो भाई, ये समझ लो, आप समझ लो एकदम बढ़िया तरीके से मेरे भाई। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, देखो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, उम्मीद पूरी करते हैं, जीडी की आपके सामने है, बात क्लियर है। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये आउट हो चुके हैं, लगभग 25,000 वैकेंसी। इनके लिए इतनी ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करवा रहे हैं भाई। फोकस करो, नौकरी लो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो बस इसी मुहिम में सारे टीचर लगे पड़े हैं, सारे लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बात क्लियर है। तो बस यार इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने माता पिता के लिए, अपने स्वयं के लिए यार तैयारियों में जुट जाओ, मेहनत करो एकदम जुनून के साथ। ठीक है, एकदम वर्दी चाहिए, ये समझ लो आप। ठीक है, जुनून है बस वर्दी, जुनून है बस वर्दी, जुनून है बस वर्दी, ये याद रखो, जुनून है वर्दी। ठीक है, चलो तो इसी की तर्ज पर, इसी की बिना पर हम आगे चलते हैं। देखो जैसे दोस्तों, मैंने आपसे एक वादा करा था कि मैं वादा क्या करा था, हर टॉपिक के बाद मुझे सेशन लाना ही लाना है। तो बात ऐसी है कि मुझे जो है आपके लिए जो सेशन लाना, वर्णमाला मैंने पूरी खत्म करवा दी थी, तो वर्णमाला का सेशन लाना था। तो वर्णमाला के सेशन से मतलब मेरा ये है कि मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन लाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आऊंगा, उसको पीपीटी में आपके साथ क्लियर करूंगा। पीपीटी में ऑलमोस्ट लगभग 70-80 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इतने होंगे, या उससे कम, दो टाइम में कर लेंगे, 3 टाइम में कर लेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे बेहतरीन एक अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो उस सेशन को लाने से पहले वर्णमाला का एक टॉपिक रह गया था, वो क्या रह गया था, संयोग, वो रह गया था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूपीएससी के कुछ लोग जुड़ गए। अब बेसिकली हमने टारगेट जीडी को कर रखा था, तो उसमें इंपॉर्टेंट था नहीं वो, लेकिन अब जो प्रैक्टिस सेशन लाएंगे हम लोग आपके लिए, या मैं आपके लिए जो सेशन लेके आऊंगा, उसमें वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो जुड़ जाती है। देखो ऐसा होता है भाई, कांस्टेबल में भी हिंदी आनी है, एसआई में भी हिंदी आनी है। बात क्या होता है, लेवल के फर्क हो जाता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो अब क्या है कि लेवल के अनुसार मैंने जीडी में वो चीजें नहीं करवाई थी, लेकिन क्या है, कांस्टेबल में वो चीजें नहीं आती हैं, या कम आती हैं, थोड़ी सी आती नहीं है, समझ लो आप, आती नहीं है, बस सिलेबस में था भी नहीं, आपके लेवल भी नहीं कर रखा था। ठीक है, क्योंकि जीडी में तो कांस्टेबल में और जीडी में तो सिलेबस ऐसा दे रखा, आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा में इतना ज्यादा व्याकरण का कोई खास प्रयोग नहीं है बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन इसलिए मैंने नहीं करवाया था। लेकिन क्या है कि यूपीएसआई के कुछ लोग जुड़े, जिन्होंने कहा कि जी हमको संधि करनी है और यूपीएसआई का प्रॉपर एक बैच चाहिए, तो मैंने कुछ तो इसी इंडियन टॉपिकों को थोड़ा सा ना एक लार्ज लेवल पर लेके चला गया, एक एक्स्ट्रा लेवल पर लेके चला गया मैं। ठीक है, अब चीजों को ऐड कर लिया, आगे से जितने टॉपिक आएंगे वो एकदम बढ़िया लेवल के पूरे आएंगे, एकदम ठीक है ना। तो जो वीडियो में मैंने पहले वर्णमाला करा दी थी वो जीडी लेवल की करवा दी थी, कांस्टेबल लेवल की, तो उसमें एक टॉपिक छूट गया था, स्वरों का वर्गीकरण। तो इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में हो सकता है कि वर्णमाला की प्लेलिस्ट के वर्णमाला की तुरंत बाद ये ऐड हो जाए, और यदि नहीं होता है या जैसे भी होता है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको चेक कर लेना, उसको देख लेना, बात क्लियर है, चेक कर लेना, देख लेना। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा दिक्कत कर रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, चलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ये टॉपिक था स्वरों का वर्गीकरण, ऐसा वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्वरों का वर्गीकरण। और बहुत जल्दी करके लाइव आएंगे यार, स्वरों का वर्गीकरण, ये बात समझ लो आप, स्वरों का वर्गीकरण, बात क्लियर है। इन स्वरों का वर्गीकरण का मतलब है, देखो इस टॉपिक का नाम मैंने लिखा है, ये स्वरों का वर्गीकरण, किसी बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि स्वरों का वर्गीकरण। अब ये स्वरों का वर्गीकरण से मतलब क्या है, ये तात्पर्य क्या है, देखो इन स्वरों को बांट दिए गए। अब हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी आप भी जानते हो, पर 11 स्वर है, कौन कौन से, अ आ ई उ ऊ ओ री ए ऐ ओ औ। ये हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। कुल मिलाकर के हिंदी भाषा हमारे कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, बात क्लियर है, पूरे के पूरे 11 स्वर हैं। तो इन 11 स्वरों को क्या है कि अलग अलग आधारों पर बांट दिया गया। अब वो किन आधारों पर बांटा, उन आधारों पर ही मैंने नाम दे दिया है स्वरों के वर्गीकरण का। अब वो आधार कौन कौन से, तो उन आधारों की अपन बात कर लेते हैं, तो चलेगा जल्दी फटाक से, वो आधार कौन से मैं लिख देता हूं।
देखो सबसे पहले जो स्वरों को बांटा गया या स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया, वो कौन सा पहला आधार कौन सा था? वो था आपका उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर पहला वर्गीकरण क्या है? उच्चारण काल के आधार पर। भाई दूसरा वर्गीकरण क्या है आपका? दूसरा वर्गीकरण क्या है आपका? जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने, खुलने के आधार पर। मुख द्वार, द्वार खुलने के आधार पर। नंबर चौथा जो आपका है वो है आपका ओठों या ओठ की आकृति, इसे ओठों करना। ओठों की आकृति, वो होठ नहीं होते, ओठ होते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर, ओठों की आकृति के आधार पर। नंबर 5 जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। नंबर जो 6 हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर। ठीक है। और जो हम नंबर 7 पढ़ेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको, बुक में तो बहुत लिमिटेड तरीके से करके इन चीजों को दे दिया गया है। और नंबर 7 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। तो कुल मिलाकर के हम इन्हें 7 तरीके से पढ़ेंगे, या मैं आपको कहूं कि मैं आपको 7 तरीके से इन चीजों को पढ़ाऊंगा। और वो 7 तरीके कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला रहेगा उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के आधार पर, तीसरा आपका मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर पहला आपका उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जो आपका रहेगा, दूसरा जो आपका रहेगा जीभ के आधार पर, तीसरा जो आपका रहेगा मुख द्वार खुलने के आधार पर, पांचवा जो आपका है ओठों की आकृति के आधार पर, और छठा जो आपका है घोषत्व के आधार पर, और जो आपका 7वां है प्राण के आधार पर। छठा आपका 7 के प्राण के आधार पर, और 7वां आपका जो है नाक में मुंह से वायु निकलने के आधार पर। तो हम बेसिकली इनको पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग पढ़ के चलेंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान, सॉरी स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण हमने इन स्वरों को बांट दिया गया। इन स्वरों को 7 तरीके से मैंने बांटा। हालांकि बुक्स में जाना ज्यादातर कि अब जहां पर आप चीजों को पढ़ते हैं तो बहुत मुख्य मुख्य चीजें पढ़ा दी जाती हैं। एक तो उच्चारण काल, जीभ, मुंह, ओठ, बस इतना पढ़ा दिया जाता है, ये समझ लो आप, बस इतना पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बाकी घोषत्व क्या है, प्राण क्या है, और आपका नाक और जीभ क्या है, तो ये भी मैं आपको बता के चलूंगा। ये सारी चीजों हम तगड़ तरीके से पढ़ेंगे। चलिएगा, जल्दी फटाक से आप पहली हेडिंग बनाएंगे और पहली हेडिंग पढ़ेंगे। चलो, तो पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बात क्लियर है? इन स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल के आधार पर। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। उच्चारण का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, किसी चीज को उच्चारित करना, किसी चीज को बोलना। सपोज दैट मैंने कहा कि ये क्या लिखा है, तो आपने पढ़ दिया कि ये लिखा है जी अ, तो आपने जो इस लिखे हुए को अ पढ़ा, ये जो अ है यही क्या है? इसका उच्चारण है। यही क्या है? इसका उच्चारण है। बात क्लियर है? तो उच्चारण का मतलब हो जाता है बेसिकली क्या हो जाता है? किसी चीज को बोल देना,
किसी चीज को बोल देना। तो ये तो हो गया हमारा उच्चारण। काल का मतलब हो जाता है, यह काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। काल का शाब्दिक अर्थ होता है जिस समय, और आधार का मतलब ऑन दी बेसिस या ऑन दी बेस। बस इस बात को समझ सकते हैं। तो हम जब पहला स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जब हम स्वरों को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसका सीधा नाम ये भी हो गया। इसका क्या नाम बन गया कि स्वरों को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर उनका वर्गीकरण। स्वरों को बोलने में लगने वाले स्वरों को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी हमें किस स्वर में कितना समय लगता है, भाई किस स्वर में हमें कितना समय लगता है। अब देखो ये समय क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। इस समय को थोड़ा सा आप यहीं पे समझो। पहले सपोज दैट मैं आपसे कहने लग जाऊं ये क्या लिखा है, और मैं कहने लगूं ये क्या लिखा, तो बहुत बचपन की बात है ये, तो बचपन में अपन ने पढ़ ली है, क्योंकि मास्टर जी पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो आप बचपन की चीजें पर। लेकिन ऐसा है ये चीजें देखो समझने में बड़ी सरल होती हैं। समझो, देखो मैंने बोला अनार, तो मैंने बोला अनार और मैंने बोला आम, तो तो आ में जो है अ से ज्यादा टाइम लग रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो टाइम लग रहा है, ये जो समय लग रहा है, इसी के आधार पर इन स्वरों को बांट दिया गया। और जब इन स्वरों को बांट दिया गया तो इन स्वरों की अपन बात कर लेते हैं। तो उच्चारण काल के आधार पर जब हम स्वरों की बात करते हैं, बेसिकली उच्चारण काल के आधार पर जब हम स्वरों की बात करते हैं तो चलेगा। स्वरों को बोलने में लगने वाले स्वर के आधार पर हमने बोलने में लगने वाले समय के आधार पर हमने इनको बांट दिया। तो समय लगने के आधार पर ये बेसिकली हमारे सामने तीन तरह के आए। कितने तरह के स्वर आए? तीन तरह के। ये तीन तरह के स्वर आए। अब ये तीन तरह के स्वर कौन से तो देख लेते हैं। जो सबसे पहले स्वर आए वो आए ह्रस्व स्वर। सबसे पहले स्वर आए ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर आए? सबसे पहले ह्रस्व स्वर। बात के लिए दूसरे जो कौन से स्वर आए वो आए दीर्घ स्वर। और तीसरे नंबर पर जो आए वो आए आपके पलुत स्वर। बात क्लियर है? तीसरे नंबर पर जो आपके आए वो आपके कौन से आए? पलुत स्वर है। तीसरे नंबर पर जो आपके आए वो कौन से आए? पलुत स्वर है। बात क्लियर है? अब इनमें होता क्या क्या है तो देखो आप। भाई जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों में दो से अधिक कितनी भी मात्राओं का समय, कितनी भी मात्राओं का समय, दो से अधिक कितनी भी मात्राओं का जिनमें समय लगेगा वो हमारे पलुत कहलाएंगे। अब ये एक मात्रा का, दो मात्रा का या दो से अधिक मात्राओं का इस समय को हम कैसे पहचान? देखो इसकी बहुत तरीके से एक मतलब मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत आराम से सरल तरीके से, एकदम ट्रिक टाइप बताऊंगा आपको। ट्रिक भी नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन हमारा कभी उस चीज पे ध्यान नहीं गया। तो मैंने जो चीजें ऑब्जर्व करी है अपने अनुसार ये चीजें बनाई है। बुक्स में नहीं मिलती हैं ये चीजें, ट्रिक सब लोग बनाते हैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। बस उसी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं एक ट्रिक बना करके। तो ट्रिक समझना, आपने बचपन में एक चीज सुनी होगी, जब हम पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। तो बस उसी फॉर्मूले को देख लेता हूं मैं। भाई स्वरों की संख्या कितनी है?
11, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। बात क्लियर है भाई? हमने बचपन में किसे किसे छोटा पढ़ा? हमने इसको पढ़ा छोटा, छोटे आ से अनार, इसको हमने बड़ा पढ़ा, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से गुण। बस हमने ये 3 स्वर छोटे पढ़े। हालांकि इस बात का कोई लॉजिक नहीं है छोटे बड़े का, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं या मैं ऐसा समझ रहा हूं, मैंने इन चीजों को पकड़ के सरल कर लिया अपने लिए, और मैं वही चीज आपको सौंप रहा हूं कि आप भी इस तरीके से समझोगे तो मजा आएगा। तो ये जो जितनी चीजें छोटी हैं, तो आप इनको छोटा इसीलिए कहा गया क्योंकि इनमें एक मात्रा का समय लगता है, ऐसा है। लेकिन होता क्या है, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में स्वरों की संख्या बढ़कर के 11 से कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। अब ये जो 13 हो जाती है, तो 13 में स्वर कौन कौन से बढ़ते हैं? तो वो 2 स्वर लिख देता हूं जो बढ़ते हैं भाई। री के बाद एक स्वर बढ़ जाता है, इसका नाम है रिरी, और औ के बाद एक स्वर बढ़ जाता है जिसकी मात्रा जो है रिली। जब ये 2 स्वर बढ़ जाते हैं तो मैं ऐसा मान लेता हूं, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, छोटे से उल्लू, बड़े से गुण, छोटी री से ऋषि, और बड़ी री से हमने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन होता क्या है, ये छोटी री है और ये बड़ी ई है, री है, ऐसा मैं मान लेता हूं। मानने में कुछ नहीं जा रहा, मान लो, ठीक है, चीजें समझ में आ जाएगी, मजा आ जाएगा। तो ये क्या है, आपकी बड़ी री है, और ये आपकी बन गई छोटी री। अब आप कहोगे तो इस तरीके से पढ़ो, छोटे से डी, बड़ी से आई, तो लेकिन हमने इसको कभी नहीं पढ़ा ऐसे। अब कहोगे पढ़ा तो हमने छोटी री को भी नहीं, इसको भी हमने नहीं पढ़ा छोटी री, होता आप ये नहीं। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आप इन चीजों को थोड़ा सा मान के चलो, बस सरलता होगी, जैसे मैं बता रहा हूं तरीका आ जाएगा, मजा आ जाएगा, समझ में आएगी चीजें। तो हमने छोटे आ से अनार, छोटी से इमली और छोटे ऊ से उल्लू, अब इसे हम मान लेते हैं ये री भी जो है वो छोटा है, क्योंकि हमारे हिस्से में ये री आया, ये वाला री संस्कृत में चला गया और ये भी संस्कृत में। ये 2 स्वर ऐसे हैं जो संस्कृत ले गई या जो संस्कृत में चले गए। हमारे हिस्से में ये आया, हमारे हिस्से में छोटा री आया, तो हमने इसको छोटा री मान लिया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बाकी हम इनको छोटा इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये अपने आप में बड़ी मात्रा रखते हैं, और ये भी अपने आप में बड़ी मात्रा रखते हैं, ये भी अपने आप में बड़ी मात्रा रखते हैं, और ये भी बड़ी मात्रा रखता है, और ये भी बड़ी मात्रा रखता है, लेकिन ये मात्रा छोटी होती है, इसलिए हम यहां तक केवल छोटे पढ़ते हैं। इसलिए हम केवल और केवल यहां तक छोटे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे इससे पहले जो भी होंगे वो सारे के सारे हम छोटे पढ़ते हैं, और उसके बाद के जितने भी हम सबको बड़ा पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने बस एक तरीका ढूंढा है ना, मैंने बस एक तरीका ढूंढा है, और कुछ बड़ी बात नहीं है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। छोटे आ से अनार, छोटी से इमली, छोटे से उल्लू और ये री, तो ये 4 स्वर जो है हमारे वो छोटे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। ये 4 स्वर छोटे इसलिए है क्योंकि इनमें एक मात्रा का समय लगता है। ये 4 छोटे हैं, और वो 4 छोटे इसलिए है क्योंकि इनमें क्या है कि एक मात्रा का समय लगता है। जब इनमें एक मात्रा का समय लगता है, तो एक मात्रा का समय लगने वाले स्वर कितने हो गए? स्वरों का नाम ह्रस्व स्वर। तो इसलिए मैं इन चारों को ह्रस्व स्वर कह सकता हूं, और इनकी संख्या कितनी हो जाती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या हो जाती है 4। कौन कौन से? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका री। मैं समझता हूं बात समझ में आ गई। तो ये 4 स्वर जो है आपके ह्रस्व स्वर हैं, और इन स्वरों की संख्या 4 है, अ ई उ री। बात क्लियर है? चलो, अब इसके अलावा जितने बचे वो सारे बड़े स्वर हो गए। हिंदी की बात कर रहा हूं भाई, ये तो संस्कृत के, इन्हें तो निकाल दो बाहर। बाकी इनके अलावा जितने बचे, ये बचा, ये और ये, तो चलेगा। जब ये बचे तो इन्हें हम कह सकते हैं ये हमारे क्या बच गए? दीर्घ स्वर बच गए, क्योंकि इनमें क्या है कि 2 मात्रा का समय लगता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 7। और दीर्घ 7 कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ,
इनकी संख्या हो गई 7। अ ई ओ ए ओ औ। अरे भाई कैलिब्रेट कर रहा है दोस्त, माफी चाहते हैं थोड़ा सा दोस्तों। ए ओ औ। चलो ये 7 स्वर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है। तो ह्रस्व सृजन में एक मात्रा का समय लगता है, ये कह दो जो हमने बचपन में छोटे पढ़े हैं वो 4 हैं, छोटा ए, छोटी ई, छोटा और ये री, और इसके अलावा जितने 7 बचे वो सारे के सारे दीर्घ हैं। अब आप कहोगे फिर पलुत स्वर कौन से हैं? तो पलुत स्वरों के लिए क्या है कि इसका मैं थोड़ा सा अलग से आपको चीजें समझाता हूं। पलुत स्वर बेसिकली है क्या। जब हम बात कर रहे होते हैं पलुत स्वरों की, जब हम बेसिकली बात करते हैं पलुत स्वरों की, तो मैं कहता हूं सभी स्वर पलुत स्वर हैं, सभी स्वर पलुत स्वर हैं। अब इस बात को